आज हम इस वीडियो में बात करेंगे चैप्टर नंबर 9 जो हम साइंस का ले चुके हैं। तो चैप्टर नंबर 9 की हम बात करेंगे कि इसमें क्या क्या है। तो द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स, कहने का मतलब एक जीवित जंतु हैं, जो जीव हैं, जीवित जीव और उनके रहने का आवास यानी कि घर। द सराउंडिंग्स, जहाँ पे प्लांट और एनिमल्स लिव, देयर हैबिटेट। कहने का मतलब है कि सराउंडिंग्स मतलब हमारे चारों ओर जितने भी इन्वायरमेंट है, वातावरण है, उसमें रहने वाले पौधे और जीव यानी कि जानवर, उस जो रहते हैं उन्हें हम लोग आवास बोलते हैं। चलिए, सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स मे शेयर द सेम हैबिटेट। कहने का मतलब क्या है कि बहुत सारे ऐसे पौधे और जानवर हैं जो एक ही तरह के आवास में रहते हैं, एक ही तरह के आवास में एक दूसरे से साझा भी करते हैं। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स एंड हैबिट्स which enable a plant or animal to live in a particular habitat is called adaptation। कहने का मतलब जिसमें कुछ विशिष्ट विशेषताएं और आदतें होती हैं जिसे रहने में सक्षम बनाती है, पौधे हो या फिर जंतु हो, एक विशेष प्रकार की आवास में, तो उसे हम लोग अनुकूलन बोलते हैं। कहने का मतलब है कि मान लेते हैं कि कोई जंतु है, शेर है, शेर के रहने का आवास एक जंगल हो सकता है, घना जंगल, गुफा में रहता है, और उसे बोल दिया जाए कि जल में रहिए, तो फिर शेर को रहने में काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, हो सकता है उसकी मृत्यु भी हो जाएगी। तो शेर रहने के अनुकूलन है जंगल में कहाँ पे? तो गुफा में। लेकिन ये नदी में नहीं रह सकता है, वहाँ के लिए अनुकूलता नहीं है इसके अंदर में। तो इसलिए हम यहाँ पे इस चीज़ को जोड़ते हैं कि जो विशेष, जिसमें विशेषताएँ हैं और जिसे विशेष तरह के आवास में रहने की आदतें हैं और वहाँ पे रहने में वो सक्षम है, तो उस प्रकार के आवास को हम लोग बोलते हैं अनुकूलता बोलते हैं, अनुकूलन बोल देते हैं। देखिए, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स, फिर भी दिस मे बी ब्रॉडली ग्रुप्ड एज टेरेस्ट्रियल ऑन द लैंड ऑफ द एंड एक्वाटिक यानी कि वाटर। कहने का मतलब है कि यहाँ आवास है उसे दो भागों में मुख्य रूप से बांटा गया है। एक टेरेस्ट्रियल मतलब कि हमारा भूमि स्थल, और एक्वेटिक मतलब जल, भूमि और जल, ये दो भागों में बांटा गया है आवास के लेकर। देयर इज़ अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन डिफरेंट हैबिटेट्स। मतलब कि समझिएगा, बहुत प्रकार के ऐसे जो जीव हैं उनके जो आवास है अलग अलग आवास है। कहने का मतलब शेर का गुफा है, गाय का हमारा गौशाला में रहता है, सांप हमारा खोर में रहता है, कोई चूहे के बिल में रहता है। तो इस प्रकार से जैसे बंदर हो गया, बंदर अपने आवास में रहते हैं। तो हर एक जीव जंतु जो हैं अलग अलग आवास में रहते हैं और उनके एक विशेष आवास है, बनी हुई है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीवों के बहुत सारे ऐसे प्रकार हैं जो उपस्थित हैं, उनके जो रहने का स्थान है अलग अलग है, इसीलिए हम अलग अलग उनके आवास को बताते हैं, दर्शाते हैं। देखिए, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म टुगेदर कंस्टिट्यूट बायोटिक कंपोनेंट। जो पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीव हैं वो एक साथ मिलकर जैव घटक का निर्माण करते हैं। रॉक, सोइल, एयर, वाटर, लाइट, टेम्परेचर आर सम ऑफ द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ आवर सराउंडिंग्स। कहने का मतलब जो चट्टानें हैं, जो पत्थर हैं, मिट्टी है, वायु है, हवा है, जो पानी है, प्रकाश है, ताप है, ये सारे मिलकर क्या करते हैं? अजैविक कंपोनेंट है जो हमारे चारों ओर मौजूद है। दो चीज़ें यहाँ देखना है हमें। एक तो देखना है कि बायोटिक कंपोनेंट, कहने का मतलब जैविक, जो हमारा जैविक घटक होता है, और उसी प्रकार से दूसरा अबायोटिक कंपोनेंट मतलब अजैविक घटक, वो कौन सा है? तो उसके अंदर आपने देख लिया यहाँ से कि जो हमारा प्लांट है, एनिमल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इन सब मिलकर क्या करते हैं? तो जैविक घटक का निर्माण करते हैं। और जो पत्थर हो गए, मिट्टी हो गई, वायु हो गई, पानी हो गई, प्रकाश, ताप, ये सारे मिल जो कहलाते हैं वो अबायोटिक मतलब अजैविक घटक। एक लाइन में बोले तो जिनके अंदर रहने की, खाने की व्यवस्था की ज़रूरत नहीं हो, वैसे अजैविक चीज़ें हो गई।
जैविक घटक जिसे बोलते हैं, चीज़ें भी बोल सकते हैं। तो हर एक चीज़ होगा जिसे ज़रूरत नहीं है, जैसे कि हमारा ईंट हो गया, जैसे हमारा मिट्टी है, पानी है, तो इन सबको किसी भी व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बात करेंगे प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, तो इन्हें ज़रूरत है हवा की, पानी की, इन्हें भोजन की आवश्यकता है, आवास की आवश्यकता है। तो इन चीज़ों की जिन्हें आवश्यकता होती है उसे हम लोग बोल देते हैं जैविक घटक, और जिन्हें आवश्यकता नहीं है उन्हें हम लोग बोलते हैं अजैविक घटक। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स मतलब जो जीवित वस्तुएं हैं, जीवित चीज़ें हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उनके ऊपर हम एक बार नज़र डालते हैं कि दे नीड फूड टू ग्रो एंड फॉर द प्रोसेस। उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है जब वो विकास करते हैं उनके लिए, और प्रक्रिया के लिए। प्रक्रिया कहने का क्या मतलब है, जब हम किसी भी पेड़ को बोते हैं, लगाते हैं, तो हम उसमें पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, ताकि वो हमारा जो पौधा है वो धीरे धीरे बड़ा होगा। तो पौधे को बड़ा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो उसमें जल दिए तो जल की आवश्यकता हुई, खाद दिए खाद की आवश्यकता हो गई, उसे हम लोग चारों तरफ से घेर दिए ताकि हमारा जो जानवर है या फिर कोई अन्य जो जीव जंतु है इसे सुरक्षा प्रदान करे, इससे सुरक्षित रहे, इसलिए हम उसको घेर देते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया के लिए जो भी होती है, ग्रोथ के लिए और प्रक्रिया के लिए, उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन के अलावा और भी चीज़ें हैं जो विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। फिर हमारा द यंग वन ग्रो इनटू एडल्ट। सीधी सी बात है, जो हम पौधा छोटा सा बोएंगे वो पौधा धीरे धीरे बड़ा होगा, विकास होगा, तो वो पौधा बड़ा बन जाएगा, यानी कि युवा हो जाता है। पहले बच्चा होता है, बच्चा से युवा हो जाता है। जैसे आप बच्चे अभी 6ठी क्लास में हैं, फिर जैसे ये पढ़ के आगे बढ़ेंगे, 10वीं में चले जाएंगे, 11वीं 12वीं में जाएंगे, तो आप एक युवा बन जाएंगे, मतलब अडल्ट हो जाएंगे। दे रिस्पायर, एनिमल्स ब्रेथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रेथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट एट ऑक्सीजन। कहने का मतलब ये जो है सांस लेते हैं, जो जानवर हैं वो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर छोड़ते हैं। और पौधे क्या करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और जो ऑक्सीजन है वो बाहर छोड़ते हैं। मतलब ऑक्सीजन की प्रक्रिया हम देखते हैं, एक बार हम ऑक्सीजन की प्रक्रिया देखते हैं कि क्या बोलता है कि जैसे ये O2 हो गया और एक हमारा CO2 हो गया। तो जो O2 है हमारा, वो जीवित मनुष्य हो गए वो लेते हैं O2, और मनुष्य पशु O2 लेते हैं, और जो CO2 है हमारा वो पेड़ पौधे लेते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे CO2 लेते हैं और O2 छोड़ते हैं, लेकिन मनुष्य जो है वो O2 लेता है और CO2 छोड़ता है। सीधी सी बात है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोलता है कि दे रिस्पॉन्ड टू चेंज इन सराउंडिंग्स स्टिमुल। ये क्या करते हैं, तो वातावरण के बदलाव में प्रतिक्रिया करते हैं, जिसे उत्तेजित करना भी बोलते हैं। वातावरण के बदलाव का क्या कहने का मतलब है, प्रतिक्रिया। देखिए जैसे कि हमारा बारिश हुआ, तो बारिश होते ही हम लोग कुछ सोचते हैं कि हाँ बारिश अगर हुआ तो हमारी फसल के लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो उसमें हम एक देखते होंगे गांव में कि धान बोआता है, तो धान बोने के लिए पानी की आवश्यकता होती है खेत में। तो जैसे ही बारिश हुआ तो धान बोना शुरू कर दिए, तो एक हमारा बदलाव हुआ और उस बदलाव को हमने उपयोग में लिया। तो ये चीज़ बोल रहा है कि दे रिस्पॉन्ड टू चेंज इन द सराउंडिंग। जब हमारा वातावरण में बदलाव होता है तो वो करने के लिए उत्तेजित हो जाते हैं कि हाँ अब हमें प्रतिक्रिया करना है, इस चीज़ को काम को करना ही है। देखिए, दे ऑल रीड ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, यानी कि एक्सक्रीजन। कहने का मतलब है कि वो अपने शरीर के अंदर में जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उन्हें बाहर निकालते हैं, जिसे उत्सर्जन भी कहते हैं। कहने का क्या मतलब है, तो देखिएगा, हम जितने भी खाद्य पदार्थ भोजन करते हैं उससे हमारा अपशिष्ट पदार्थ होता है, जो सुबह सुबह हम लोग वॉशरूम जाते हैं, तो उसके बाद जो हमारा सारा का सारा बॉडी के अंदर का जो वेस्ट मटेरियल है, जिसे वेस्ट प्रोड्यूस्ड भी बोलते हैं, तो वो सारे अपशिष्ट पदार्थ बाहर चला जाता है हमारे पिछवाड़े से। दे रिस्पॉन्ड देयर, देखिए आगे बढ़ेंगे, दे रिस्पॉन्ड देयर ऑन काइंड, मतलब वो क्या वो क्या करते हैं, तो रिप्रोड्यूस देयर ऑन काइंड। कहने का मतलब एक आप हैं तो आप कहाँ से हैं, तो आपके पिताजी ने आपको प्रोडक्ट के रूप में बनाया है। ठीक है, तो जैसे आप बने तो उसी प्रकार से आप आगे जाएंगे, बड़े होंगे, वयस्क हो जाएंगे, तो उसके बाद क्या होगा कि आप भी क्या करेंगे कि आप अपने तरह ही एक दूसरा प्रोडक्ट बनाएंगे। तो रिप्रोड्यूस हो रहा है,
आप थे और आपसे आपके बच्चे बन गए। आप कहाँ से आए? आप अपने पिताजी से आए। तो इस प्रकार से रिप्रोड्यूस होते जा रहा है। पौधे के क्षेत्र में हम इसको देख लेंगे, तो पौधे के क्षेत्र में अगर देखें तो देखिएगा कि जैसे हम क्या करते हैं, गुलाब का पौधा से एक टहनी बो देते हैं एक लाकर, तो ये धीरे धीरे बड़ा होना शुरू हो जाता है। और जब बड़ा होता है तो बिल्कुल सेम जैसा गुलाब का पौधा पहले था, उस गुलाब के पौधे की तरह बन जाता है। अब हम चाहें कि इसमें से छोटा सा टुकड़ा तोड़कर फिर हम बो दें, तो फिर से ये दूसरा गुलाब का पौधा बनना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से वो रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने ही जनन को अपने ही तरह दूसरे पौधे को बनाते हैं, या फिर अपने ही तरह दूसरे मनुष्य को बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दे शो मूवमेंट, उसमें गति देखने को मिलती है कि उनके अंदर गति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हैबिटेट मतलब क्या होता है? आवास। द सराउंडिंग वेयर ऑर्गेनिज्म लिव, जहाँ पे जंतु रहते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हैबिटेट मतलब आवास बोलते हैं। हमारे चारों ओर जहाँ पे भी जंतु रहेंगे, जीव रहेंगे, उसे आवास बोलेंगे। इट हैज़ टू कंपोनेंट, जैसे बायोटिक हो गया एंड बायोटिक नॉन लिविंग और बायोटिक लिविंग, जैसे कि जीवित वस्तुएं और एक होता है हमारा अजीवित यानी कि मृत वस्तुएं, जिसे हम लोग ऐसे ही बोल देते हैं, क्या बोलते हैं हम? तो सजीव और निर्जीव। तो लिविंग थिंग को सजीव बोलेंगे और नॉन लिविंग थिंग को निर्जीव बोलेंगे। तो सजीव में क्या आ गया? जैसे कि प्लांट और एनिमल आ गए। और उसी प्रकार से हमारा जो नॉन लिविंग है उसमें रॉक्स, सॉइल, एयर एंड वाटर, इन सारे चीज़ों का यहाँ पे कंप्लीट चीज़ें आ गई। तो हम यहाँ से देखेंगे कि दो कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक मतलब कि जैविक घटक में एक लिविंग थिंग्स आ गई, और दूसरा हमारा जो हमारा जैविक घटक है उसमें हमारा नॉन लिविंग थिंग्स आ गया। तो दो चीज़ याद रखना पड़ेगा आपको कि जो हमारा जैविक घटक है उसके दो भाग हैं। कौन कौन से हैं? तो एक तो हमारा जीवित यानी कि सजीव हो गए, और दूसरा निर्जीव यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ हैबिटेट में देखते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और एक्वेटिक हैबिटेट। हैबिटेट कहने का मतलब आपको समझ आ रहा होगा, आवास हो गया। जैसे प्लांट और एनिमल्स लिव ऑन लैंड, पौधे और जंतु भूमि पर रहते हैं। उस पौधे का नाम जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, ग्रास लैंड हो गया, डिज़र्ट हो गया, कोस्टल हो गया, माउंटेन रेंज हो गया। जो कि फॉरेस्ट मतलब जंगल भूमि पर रहता है, ग्रास लैंड हरे मैदान भूमि पर रहता है, डिज़र्ट मतलब मरुस्थल भूमि पर रहता है, कोस्टल मतलब तटीय क्षेत्र। तटीय क्षेत्र कहने का क्या मतलब है कि आप इसके बारे में जानते होंगे, बीच पे क्या होता है? तो समुद्र रहता है, और समुद्र के बगल में पूरे खाली मैदान रहता है, उसी मैदान को हम लोग बोलते हैं कोस्टल। माउंटेन रेंज कहने का मतलब कि पर्वतीय श्रृंखला, जहाँ भी पर्वत है भूमि पर ही मौजूद होता है। चलिए एक्वेटिक हैबिटेट की बात बोलते हैं, मतलब कि जलीय जो आवास है उसमें प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन वाटर, जो पौधे और जंतु है वो पानी में रहते हैं, जल में रहते हैं, तो एक्वेटिक हैबिटेट होते हैं। जैसे में पॉन्ड्स हो गए, स्वैम्प्स हो गए, लेक्स हो गए, रिवर्स हो गए और ओशंस हो गए। पॉन्ड्स यानी कि जो हमारा तालाब है, स्वैम्प्स जैसे कि वो हमारा कीचड़ हो गया, दलदल हो गया, लेक्स मतलब झील हो गया, रिवर्स मतलब जो नदियाँ, और ओशन मतलब महासागर जैसे समुद्र हो गए। तो इन सारों चीज़ों को देखने को मिलता है हमारा एक्वेटिक हैबिटेट में। ठीक है, चलिए मतलब टेरेस्ट्रियल मतलब आप जान ही गए कि हमारा भूमि वाला जो आवास होता है सो जो स्थल पे आवास है, और एक्वेटिक हैबिटेट मतलब जिसका जल में आवास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अडेप्टेशन देखते हैं कि अडेप्टेशन क्या होता है, मतलब अनुकूलन। परजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर या फिर सर्टेन हैबिट्स विच इनेबल एन ऑर्गेनिज्म टू लिव इन सराउंडिंग्स, मतलब कुछ विशिष्ट प्रकार की उनमें गुणवत्ता, विशेषता या फिर उनमें कोई विशेष आदतें जो उन्हें वातावरण में रहने के लिए सक्षम बनाता है, उसे हम लोग अनुकूलन बोलते हैं। जिसके बारे में हमने पहले ही चर्चा कर दिया था आपसे कि शेर भूमि पर ही रह सकता है, जंगल में ही रह सकता है। उसके अलावा अगर वो रोड पर घूमता हुआ दिख जाएगा तो लोग उन्हें पत्थर से मार मार के कचूमर निकाल देंगे, या फिर शेर जो है मनुष्यों को हानि पहुंचाएगा और मानव जीवन को व्यस्त करके रख देगा, तहस नहस कर सकता है। तो इसलिए वो जो है जंगल में रहेगा, भूमि पर रहेगा। इसे अगर आप जल में फेंक देंगे तो जल में ये मृत्यु हो जाएगी इसकी, ये जल में नहीं रह पाएंगे। तो अनुकूलन वही चीज़ दर्शाता है कि जो जीव जहाँ पे रहने में सक्षम है
वहीं पे रह सकता है, वो इसकी विशेषता है। चलिए आगे देखते हैं टेरेस्ट्रियल मतलब भूमि में। जैसे डिज़र्ट की बात आता है तो डिज़र्ट में क्या होगा, जैसे मरुस्थल में कि स्मॉल एनिमल्स स्टे इन बरोज डीप इन सैंड ड्यूरिंग डे। दिन में क्या करते हैं कि छोटे छोटे जीव जो हैं वो जो रेत होता है, आपको पता होगा डिज़र्ट में रेत होता है बालू की तरह, तो उस बालू के रेत के अंदर रहते हैं काफ़ी गहराई में, ताकि उन्हें ठंडक मिले। अगर ऊपर रहेंगे तो उनको मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि उसका जो ताप होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। और कम आउट एट नाइट, वो जो है रात में बाहर आते हैं। प्लांट में क्या होता है, पौधे में, कि लीव्स आर इधर एब्सेंट या फिर वेरी स्मॉल एज स्पाइंस। कहने का मतलब जो पौधे की पत्तियां हैं वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, या फिर वो क्या करते हैं कि उसकी जो बीज की स्टीम्स होती हैं, स्टीम मतलब उसके पत्तियाँ क्या करते हैं, धीरे धीरे वो सड़ना शुरू हो जाती है। सड़ने के बाद वो बदबू देने लगते हैं। क्यों देने लगते हैं बदबू भाई साहब? तो देखिए कारण है कि मरुस्थल में पानी की कमी आती है और धूप लगातार वहाँ पे कॉन्स्टेंटली मतलब कि फिक्स ढंग से धूप लगातार जाता रहता है। वहाँ पे पेड़ पौधे की कमी बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से पानी भी बहुत कम है। तो पौधे में पानी नहीं जा पाता, इस वजह से वो सूख जाता है। सूखने के बाद उसकी पत्तियाँ सड़ जाती हैं, सड़ने के बाद वो बदबू देने लगती है। स्टीम हैज़ थिक वैक्सी कोटिंग, जो उसकी जो टहनी है, उसकी जो डंठी है बीच की, जैसे जिससे जुड़ा हुआ होगा पत्तियाँ हमारा जुड़ा होगा, तो वो जो टहनी है, वो टहनी क्या होती है कि उसमें मोम की तरह बनी हुई रहती है उसके ऊपर की परत, और वह मोम की तरह बनी रहती है। और उसकी जड़ जो है वो मिट्टी के अंदर जो है बहुत अंदर तक गई रहती है, क्योंकि रेत है, रेत के ऊपर रह नहीं सकता है, तो मिट्टी के अंदर लगभग 5 फीट 2 फीट 3 फीट तक वो अंदर रहती है, तभी जाकर वो पौधा हो पाता है। जनरली हम इंडिया में कहीं भी बो दे तो मान के चले कि बिहार के अंदर, झारखंड के अंदर, या फिर ऐसे ही जो भी स्टेट्स हैं, तो पंजाब हरियाणा इस सब तरफ अगर बो दें तो बहुत से, अगर हम उस पर हाफ फीट पे भी, आधा 6 इंच पे भी अगर बोए तो हमारा पौधा जन्म ले लेगा, वहाँ से पौधा हमारा ग्रोथ हो जाएगा पौधा का। लेकिन अगर हम मरुस्थल में जाकर बोएं अगर हाफ इंच पे 6 इंच पे, तो ये संभव नहीं है। वहाँ पे कम से कम 2 से 3 फीट नीचे डालना पड़ेगा, तभी जाकर पौधा ग्रोथ होगा, मतलब विकास हो सकता है। चलिए माउंटेन्स का मतलब पहाड़ें, कि एनिमल हैव थिक स्किन या फिर फर, अ माउंटेन गोट हैज स्ट्रॉन्ग होप्स। कहने का मतलब जो जानवर है, जानवर का जो स्किन यानी कि त्वचा है, या फिर जो उसके ऊपर का फर है, वो क्या होते हैं। फर कहने का क्या मतलब है कि ऊपर का जो बाल होता है ना, जो रेसाई की तरह रहता है ऊपर में खर, तो वो जो बाल है वो फर कहलाता है वो। तो उसका जो एनिमल का जो फर है वो क्या होता है कि बहुत ही मोटा होता है। क्यों? धूप से बचाने के लिए, ऊपर में ठंडक भी रहती है काफ़ी। माउंटेन की बात है तो माउंटेन की तो ठंडक रहती है, तो ठंडक से बचाने के लिए उसका जो त्वचा होता है मोटा होता है, ताकि ठंडा से उसको बचा रखे। माउंटेन गोट जो होती है मतलब कि पहाड़ी बकरी होती है, उसके जो पैर होते हैं, पैर के जो खुर होते हैं वो काफ़ी मजबूत होता है, ताकि पहाड़ी पे चढ़ने में उसको दिक्कत ना आए। ट्रीज़ आर कोन शेप्ड हैविंग स्लोपिंग ब्रांचेज, जो पौधे होते हैं उनके पास क्या होती है, तो कोन यानी कि शंकु के आकार के पौधे होते हैं। ऐसे करके आपने देखा होगा एक पौधा बनता है, तो ये सब पहाड़ी इलाका में होता है, जो क्रिसमस ट्री भी कहलाता है हमारा। इसका टहनी स्लोपिंग ब्रांच का होता है, कहने का मतलब कि ढलान की तरह होता है, ऐसा होता है टहनी। कुछ कचरा सा बन गया है, समझे, तो स्लोपिंग ब्रांच का होता है उसका। चलिए आगे भी देखते हैं। जो लीव्स है, इसकी पत्तियां हैं, वो क्या होती हैं, नीडल मतलब कि सुई के समान होती है। इस प्रकार की इसकी पत्तियां होती हैं, नीडल की तरह ऐसे निकली रहती है, ऐसी पत्तियां होती है। ग्रास लैंड्स मतलब जो हरे मैदान है वो। एनिमल्स आर लाइट ब्राउन इन कलर, जो हरे मैदान की जगह पे बात करते हैं, तो जो जानवर है उनके जो रंग है वो कैसा होता है, तो चमकीला भूरा रंग का होता है। और लायन की बात करेंगे जैसे में शेर, तो एक लॉन्ग क्लॉज इन फ्रंट ऑफ लेग डैट कैन बी विड्रॉन, ऊपर करता हूँ 1 मिनट, डैट कैन बी विड्रॉन इनसाइड द फिटोज। कहने का मतलब जो शेर होता है, शेर के फ्रंट लेग पे सामने वाला जो पैर होता है उसमें खुर होते हैं, जो खुर कहलाती है ना, खुर, जिससे वो किसी भी जानवर को चीर फाड़ करता है, वो खुर होता है। वो क्या होता है, तो वो अपने अंगुलियों के अंदर ले लेता है, जो खुर अंगुली कहलाता है, खुर की तरह निकला रहता है। इसे हमारा पैर है, पंजा, जिसको पंजा बोलते हैं, ऐसा निकला रहता है। ये पंजा क्या करता है, फिर से वापस से वो अंदर ले लेता है। ये एक खासियत होती है शेर की।
और आइज़ इन फ्रंट ऑफ फेस, जो आँखें हैं उनकी एकदम ठीक सामने होती मनुष्य की तरह। हम बात करते हैं अब हिरन की, मतलब डियर। डियर मीन्स हिरन। स्ट्रॉन्ग टीथ और स्ट्रॉन्ग ईयर्स, आइज़ ऑन द साइड्स ऑफ हेड। कहने का मतलब क्या है समझिएगा। इसके जो दांतें हैं बहुत मजबूत होती है और जो कान है वो बहुत लंबा होता है और आँखें दोनों सिर सॉरी जो दोनों आँखें हैं वो माथा है, सर है, उसके दोनों साइड में होते हैं। ऐसे मुंह है तो मुंह के इस साइड में और इस साइड में होती है हिरन के कुछ आँखें होती हैं। ये कहने का मतलब है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्वेटिक के बाद बोलते हैं। एक्वेटिक मतलब जलीय। तो जलीय में जैसे ही आएंगे हम पॉन्ड्स आ जाएगा, मतलब नदी। देखिएगा कि जो हमारा तालाब नदी है, प्लांट विथ रूट फिक्स इन सॉइल, मट्टी के साथ जो होता है उसका जड़ होता है वो फिक्स होता है। स्टीम बहुत लंबा होता है। किस में जी? प्लांट विथ रूट फिक्स इन सॉइल, मिट्टी में जड़ होता है वो फिक्स होता है। ऐसा पौधा कौन सा? इसका क्या खासियत है? तो इसकी जो स्टीम है, टहनी है, वो लंबी होती है और हॉलो और लाइट होती है, मतलब हल्की होती है इसकी टहनी, और खोखला होता है। लीव्स, पत्ती जो होती है वो पानी के ऊपर तैरती है। इस तरीके की पौधे होती है। अब देखिए प्लांट्स विथ रूट सबमर्ज, जो जड़ है पानी में डूबा हुआ है, वैसा पौधा का क्या खासियत है? तो लीव्स आर नैरो, जो इसकी पत्ती होती है वो नुकीली होती है, इस प्रकार की नुकीली बनी रहती है और थिन रिबन लाइक, और बहुत पतली होती है, रिबन फीता की तरह। आगे बढ़ते हैं। ओशन मतलब महासागर, समुद्र। एनिमल्स हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी, मतलब धारीदार इसके जो बॉडी होते हैं, जो शरीर होती है वो धारीदार होती है। और गिल्स टू रिस्पायर, कहने का मतलब जो सांस लेती है वो क्या लेती है? तो गिल्स के द्वारा लेती है। जैसे डॉल्फिन हो गया और वेल्स हो गए, इनके पास ब्लो होल्स, एक ऊपर की ओर ऐसे डॉल्फिन दिखती है कुछ, तो इसके ऊपर एक होल होता है। जैसे ही ये अंदर जाती है तो जो सारा का सारा ऑक्सीजन है वो ले लेती है, और जब बाहर ऊपर निकलती है तो ऊपर निकलने के बाद ये क्या करती हैं, तो फिर से वो जो पानी अंदर से लेती है बाहर की ओर, वो ऊपर छोड़ती है। अंदर लिया और ऊपर गया। तो इस प्रकार से व्हेल जो है वो ब्लो होल के थ्रू वहाँ से क्या करती है? सांस लेती है। अब देखिए एनिमल्स मतलब जीव, जैसे कि स्क्विड और ऑक्टोपस, ये स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, इसके भी धारीदार बॉडी होती हैं और स्टे डीप इन द वाटर, ये पानी के बहुत नीचे रहते हैं। देखिएगा समझिएगा कि जो स्क्विड्स और ऑक्टोपस है ये स्ट्रीमलाइन बॉडी नहीं होती है, धारीदार बॉडी नहीं होती है, इसके पास अनुकूलता नहीं होता है कि वो समुद्र के ऊपर की सतह पर रह पाए। अगर ऊपर की सतह पर रहता तो फिर इसे जो जलीय जीव हैं उसे खाकर इसको निपटा देंगे। इसलिए इसके जो रहने का स्थान बनाया गया है वो पानी के बहुत अंदर नीचे तक बनाया गया है, ताकि वो सुरक्षित बच सके। वरना डॉल्फिन और व्हेल से बचेगा तभी तो जीवित रहेगा भाई। तो डॉल्फिन और व्हेल्स का ऐसा बनावट है कि इसे अनुकूलता दिया गया है कि पानी के ऊपर भी आप रह सकते हैं, लेकिन स्थल पे नहीं, पानी की सतह तक। और लेकिन बात करेंगे स्क्विड्स और ऑक्टोपस की, तो ऑक्टोपस और स्क्विड्स का मतलब ही स्क्विड्स होता है, और हालांकि इस सेंस में यहाँ पे नहीं दिया गया है तो मैं उसके बारे में नहीं चर्चा करूँगा। तो स्क्विड्स जो है और ऑक्टोपस है, ये दोनों ऐसे ही जलीय जीव हैं जो मूवी में भी आपने देखा होगा, नीचे की ओर पानी के सतह पर रहता है, नीचे, सबसे नीचे। तो ये था हमारा सारा का सारा चर्चा। चैप्टर 9 था शायद ये, जी हाँ 9 था, और चैप्टर 9 जो है वो आज समाप्त हो गया है आपके पास ये शॉर्ट नोट्स का। अगले चैप्टर में हम देखेंगे 10वें चैप्टर की बात करेंगे।